हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम दो सिमिलर चार्जेस को रखते हैं कहीं पर भी तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर डिसिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को रखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम सिमिलर चार्जेस रखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से रिपेल होते हैं। ठीक है, यानी कि रिपेल होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। ये दो फिनोमेना हो रहा है। तो कोई भी चीज़ रिपेल कब होगी, यानी दूर कब भागेगी, और कोई भी चीज़ पास कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ से साफ एविडेंस मिलता है कि इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ है कॉमन, क्या, फोर्स। ठीक है, क्या लग रहा होगा, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तभी ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं या एक दूसरे के पास आ पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन फिनोमेना क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स हो गया। तो इसी फोर्स को, ठीक है, डिफाइन किया कूलम्ब्स ने कि जब कोई दो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसी को आज हमें पढ़ना है। सो अवर टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सो गाइस, कूलम्ब्स ने 1785 में ये लॉ दिया था और बोला कि अगर कोई भी पॉइंट चार्जेस, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, सपोज एक हमने प्लस चार्ज ले लिया और दूसरा भी प्लस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने एक वैक्यूम में रख दिया, या पहले हम मान लेते हैं किसी मीडियम में हमने रख दिया। ठीक है, तो अगर हमने इनको एक मीडियम में रख दिया तब यहाँ पे इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, उस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों पर, वो इसी लाइन के ऊपर लग रहा होगा, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। एंड अब लग तो रहा होगा, ठीक है, इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इसका चार्ज कितना मान लेते हैं, Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम D मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। और दूसरी बात क्या है, ये जो फोर्स आया उसकी डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि ये कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी एक दूसरे से ये रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स F, ये फोर्स F। तो इस फोर्स जो लग रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड जो कूलम्ब ने बताया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब उन्होंने बोला कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात बोली कि जो भी डिस्टेंस रहेगी इन दोनों के बीच में, उसका फोर्स के साथ जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, वो भी स्क्वायर के साथ। ठीक है, 1/d² इन्वर्स में प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इफ वी कंबाइन, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट and second equation, we get F proportional to Q1 Q2 by d²। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन बन के आ गया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by d² होगा। तो यदि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो बेशक हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ेंगे K, Q1 Q2 by d²। ठीक है, और ये जो K है, जो K है वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, और कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल। डायमेंशनल इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, डायमेंशनल मीन्स कि ये जो कांस्टेंट K है, ठीक है, डिपेंड करेगा किनके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस की जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर ये K क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कूलम्ब्स जनरली ये लॉ मैथमेटिकल था, हम आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाक से।
ठीक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो स्टेटमेंट आप अपने मन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही हमने प्लस लिया तो रिपेल कर रहा था, अगर डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम जनरल स्टेटमेंट लिखें, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, रिपेल्स और अट्रैक्ट, ठीक है, रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर with a force F, ठीक है, with a force F which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the distance, to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया कि कूलम्ब ने बोला कि दो पॉइंट चार्जेस को अगर हम कहीं पर रखते हैं, मीडियम में या किसी भी यहाँ पे रखते हैं, जैसे हमने मीडियम में रखा या फिर एयर में रखा या फिर वैक्यूम में रखा, सेम बात है, एयर और वैक्यूम सेम बात होगी, ठीक है। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपल्स और अट्रैक्ट ईच अदर with a force F which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, सेम बात है। फिर अब बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया K, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। तो इसको देखिए ध्यान से, हमने बनाया स्टेटमेंट, क्या जो रिलेशन बना वो बना F के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर K इज डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो K जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए जो K आया एक्सपेरिमेंटली खोजा गया, वो K बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पर K के बजाय यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0, ठीक है। हम इसको एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, बट एप्सिलॉन 0 कहिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी हम बताते हैं ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ठीक है। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम एक यूनिट निकाल के दिखाऊंगा, क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसका यूनिट कैसे बन गया यहाँ से K से। तो F यूनिट बनाने के लिए बहुत छोटा सा तरीका देख सकते हैं कि F को हम यहाँ पे D को इधर ले जाए, बाकी सबको नीचे ले जाए, तो ये हो जाएगा FD² बाई Q1 Q2, यहाँ K आ जाएगा। तो फोर्स इधर लिख लेते हैं K को, ठीक है। ये हो गया न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, सिंपल सा है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो के का यूनिट एक्सपेरिमेंटली इतना बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक न्यू कांस्टेंट निकल के आया एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 लिखेंगे इसको हम, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रिमिटिविटी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। स्पेस में कितना ज़्यादा चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 जो निकल के आई वैल्यू, ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12, वो भी किसमें, माइनस में। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा सब चीज़। ये इंटू नंबर है तो के की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये यूनिट हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है फॉर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू। अगर कोई दूसरा मीडियम में हम चार्ज को रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो आएगी उसको कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये रिलेटिव हो सकती है, इसको हम रिलेटिव बोलेंगे। एब्सोल्यूट अभी हम बताएंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी, उसके ऊपर डिटेल में जानेंगे। सो गाइस, अगर कोई मीडियम होगा, ठीक है, मतलब इफ़ मीडियम इज़ नॉट एयर और वैक्यूम, अगर एयर और वैक्यूम ना हो उसकी बजाय कोई मीडियम ले लें हम, जैसे कि हम ग्लास ले सकते हैं, वैक्स ले सकते हैं, ऑयल हो सकता है, पेपर हो सकता है, तो ऐसे ही कोई भी मीडियम ले लें जो कि इंसुलेटिंग मीडियम हो, ठीक है, जो कि क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग मीडियम हो। तब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्जेस जो होगा उस इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाएगा ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। जो अभी हमने क्या बताया वो क्या है, वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, वो रिलेटिव होगा, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है और अगर हम उसकी जगह पर ए लिखना चाहते हैं, ठीक है, या हम यूँ कहें रिलेशन निकालना चाहें बिटवीन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इसके इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू के, ठीक है, एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये रिलेशन होता है। तो अगर हम इसमें हम एग्जैक्ट फोर्स निकालें या फाइनल फोर्स का फॉर्मूला बनाएं तो इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख सकते हैं और हमारे पास फोर्स क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यदि कोई मीडियम आता है दोनों चार्जेस के बीच में तो उन दोनों का जो फोर्स है लग रहा है वो पहले से 1/k टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स डिक्रीजेस बाई 1/k फैक्टर, 1/k फैक्टर से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा whenever there is a medium between two charges, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है तो वहाँ पर जो फोर्स है वो 1/k फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट कूलम्ब्स लॉ का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ये लेने वाले हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
Coulomb's law is analogous to Newton's law of gravitation. मीन्स दोनों लॉज काफ़ी हद तक सेम तरीके से डिफाइन किए गए हैं, बट कुछ डिफरेंस है। उन्हीं डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट दोनों का फार्मूला देखते हैं यहाँ पे। तो हमने जो कुलाम्स लॉ में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला देखा वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स का फार्मूला दिया गया वो दिया गया G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है मीन्स जो K है और जो G है, G तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मीन्स हम ग्रेविटेशनल इस कांस्टेंट की वैल्यू कहीं पर भी जाएं, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएं सेम मिलेगी, बट दिस वैल्यू कैन बी वेरी विद द यूनिट्स ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस। ठीक है। अलग अलग यूनिट पे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए हमने इसको बोला था डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीन जो कुलाम्बियन फोर्स है, ठीक है, वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर, बट या वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स is only अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव नेचर कह सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी डिसेबिलिटी ये है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। विच कोई भी मीडियम हो दोनों बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स है वही फोर्स लगेगा, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आने वाले हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कुलाम्बियन फोर्स है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट। ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्या है कि यदि, ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुलाम्बियन फोर्स है, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है। ये बात हम 11 में पढ़ चुके हैं। तो फिर भी यहाँ अगर ऐसा है, ठीक है, इफ़ बोथ फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और जो भी वैल्यू लेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लेंगे। सो गाइस, ये है कुलाम्स लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे इसी कुलाम्स लॉ के ऊपर कि कैसा नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। तो 2-3 प्रॉपर्टी हैं, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो गाइस, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मेरे हैं वो है द फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू रख लेते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी स्क्वायर है, आप जानते ही हैं। और इसमें हमने जो फोर्स देखी यहाँ पे ये Q2 माना है, ये Q1 माना है। तो दोनों पे जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ऑन सेकेंड बॉडी, सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। इसको रीड करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसको 12 और 21 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ऐसा मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है, सिमिलर होंगे। F12 जो निकालेंगे वो निकालेंगे, ठीक है, वो क्या आएगा कि Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। और सिमिलरली ये क्या आएगा
Q1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन में ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 1, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। मीन्स ये क्या लॉ है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सेकंड फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज कूलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और मीडियम, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, चार्जेस को एयर में रखेंगे, वहाँ का फोर्स देखेंगे, एंड देन उन्हीं चार्जेस को हम मीडियम में रखेंगे और वहाँ का फोर्स देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट फोर्स इज गिवन बाय इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही कॉन्स्टेंट हम यूज़ करते हैं एयर के लिए। और दोनों के ऊपर अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले अगर हमारे पास चार्ज Q1 Q2 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d स्क्वायर है, यानी कि d है, ठीक है। ये सब मान लेते हैं। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स में आएगा Q1 Q2 बाई d स्क्वायर आएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और जो मीडियम में आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो ऑन कंपेयरिंग F ऑन एयर बाई F ऑन मीडियम, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। तो गाइस ये देखिए, ये हम इसको पलट के लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं बहुत आसान तरीके का करने के लिए स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, d स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K d स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो गाइस Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा K। तो F ऑन एयर बाई F ऑन मीडियम इज इक्वल्स टू K टाइम्स, ठीक है। तो K टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम मीडियम में फोर्स जानना चाहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन मीडियम दैट इज F ऑन एयर बाई K, ठीक है, F ऑन एयर बाई K। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और हमें क्या होगा कि मीडियम का फोर्स मिल जाएगा। हम एयर का फोर्स कैलकुलेट कर लें और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया रहेगा, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं इस तरीके से। हमें इतना बड़ा मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि F ऑन मीडियम इज इक्वल्स टू F ऑन एयर बाई K, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ हमने पढ़ा पूरा कूलम्ब्स लॉ, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। छोटा सा है, इसको करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो गाइस डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो यहाँ पर हम एक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम से सपोज करते हैं इस तरीके से, और हम मानते हैं कि जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में इस तरीके से रखे गए हैं कि इस पॉइंट पर इसको हम मान लेते हैं A, और यहाँ का जो वेक्टर है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और इस पर चार्ज है Q1, ठीक है। सिमिलरली कुछ दूरी पर पॉइंट B पर Q2 चार्ज रखा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बनाने हैं हमें यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम बना लेते हैं, ये है R21 कैप, ठीक है। मीन्स R2n यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q to Q1,
ठीक है, Q2 चार्ज टू Q1 की डायरेक्शन में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर जो है वो QR212 यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक है, R12 कैप रहेगा। तो ये हमने डिफाइन कर लिया वेक्टर्स। सो द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय F वेक्टर क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, हम बात कर चुके एयर में है, ठीक है, या वैक्यूम में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। चार्ज का प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, तो उसको हम लिखेंगे R², ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, R21, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 2-1 कैप। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R³ हो जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा R21 कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं बट जो R है, ठीक है, कौन सा 2 से 1, वो क्या है BA है, पोजीशन B2A है, ठीक है। इसी BA वेक्टर फ्रॉम Q2 से Q1 है, इसको हम बाई ट्रायंगल लॉ वेक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए OB, ठीक है, ये आएगा बाई, हम यहाँ लिख लेते हैं बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कह सकते हैं, बाई ट्रायंगल वाला लॉ लेंगे, पैरेललोग्राम वाला नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा OB प्लस BA OB, ठीक है, प्लस BA इक्वल्स टू OA वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें AB वेक्टर चाहिए, हमें AB वेक्टर चाहिए, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो AB वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA वेक्टर है R1 और OB वेक्टर है R2, ठीक है। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है, ये आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2। तो यदि हम R से BA जो है, ठीक है, इस ये सॉरी यहाँ पे BA जो है उसको हमने लिखा, ठीक है। R यहाँ पे R मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा वेक्टर B से A है इसमें 2 है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे R यूनिट कैप 2 ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको हम मॉड के अंदर रखेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुटअप करें तो जो फोर्स का फार्मूला बनेगा 1/2 वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए जो R³ है, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर नीचे चला जाएगा और क्यूब हो जाएगा, जो R का क्यूब है वो पूरे का क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा मैंने R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड फोर्स के लिए भी लिख सकते हैं इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। एक नंबर में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बन जाएगा। इसी के रिगार्डिंग पे हम बता सकते हैं दोनों के डायरेक्शन, देखिए ये है और ये, ठीक है। डायरेक्शन हमने थोड़ा सा गलती की है, देखिए यहाँ से डायरेक्शन 2 से 1 है, यहाँ से 1 to 2,
तो यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करिए, 2 से 1 होगा, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हम बोल सकते हैं, बाकी तो मैग्नीट्यूड से हमें बस डायरेक्शन अलग है। तो इसी बिहाफ पे हमने बोला था कि F(1)(1)(2) इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2(1) वेक्टर। तो इसी लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि वो एक्शन और रिपल्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को फॉलो कर रहा है। मीन्स कहने का ये है कि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है कूलम्ब्स फोर्स का, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स पे हमने ये पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ भी कहेंगे इसको हम, बेसिकली लॉ है, ठीक है। कूलम्बियन फोर्स के बारे में हमने बात कर ली, कूलम्बियन फोर्स के रिगार्डिंग में जो पॉइंट है उसकी बात कर ली, कंपेयर कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स से, और हमने उसका वेक्टर फॉर्म देखा, ठीक है। तो हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और सेपरेटली न्यूमेरिकल्स विच आर कम्स इन बोर्ड, ठीक है, और NCERT दोनों पर हम न्यूमेरिकल की सीरीज़ बनाएंगे। तो वो देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएंगी बेसिकली, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।